Hello friends and welcome to the Exams Made Simple, and we are back again with the Hindu complete newspaper analysis for 19th of March 2021। तो 19 मार्च 2021 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखते हैं। शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि यूपीएससी प्रीलिम्स की करंट अफेयर्स रिवीजन सीरीज हमने स्टार्ट की है एंड इसके साथ ही सीसैट का कोर्स जो है वो भी हमने कंप्लीट कर दिया है। तो अगर आपको ज्वाइन करना है तो यू कैन ज्वाइन द टू कोर्सेज फ्रॉम द लिंक्स गिवन इन द डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन बिलो। स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस के साथ जिनके आंसर्स आपको करने हैं। पहला जो सवाल है वो है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द वाइस प्रेसिडेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट इज सेइंग दैट वाइस प्रेसिडेंट इज अ मेंबर एंड चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है वाइस प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव्ड ओनली थ्रू अ फॉर्मल इम्पीचमेंट प्रोसेस सिमिलर टू दैट ऑफ द प्रेसिडेंट। एस राधाकृष्णन was elected as vice president for 2 continuous terms। कौन सा स्टेटमेंट सही है इनमें से? 3 ओनली, 1 and 3 ओनली, 2 and 3 only, या 1 only? Now question number 2 is consider the following statements। Statement 1 कह रहा है the constitution does not contain any procedure for the selection of appointment of the prime minister। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है sometimes the president can exercise his or her personal discretion in the selection and appointment of the prime minister। Which of the following statements are correct? 1 only, 2 only, both, या none? Question number 3 is स्पीकर ऑफ लोकसभा इज द चेयरमैन ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज। इनमें से कौन सी कमिटीज का चेयरमैन स्पीकर ऑफ लोकसभा रहता है? ऑप्शंस आर बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, सेकंड रूल्स कमेटी, थर्ड इज कमेटी ऑन प्राइवेट मेंबर्स बिल एंड रेजोल्यूशन, या फोर्थ इज कमेटी ऑन एब्सेंस ऑफ मेंबर्स फ्रॉम सिटिंग ऑफ द हाउस। तो आपको बताना इनमें से किसका किसका चेयरमैन लोकसभा का कौन इसका किसका का चेयरमैन जो रहता है स्पीकर रहता है। ऑप्शंस आर 1, 2 and 3, 1 and 2, 1, 3 and 4, या 1, 2, 3 and 4। So these are the 3 questions for you today। Please do try to answer these questions in the comment section below। अब कल बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट की थी मैप्स के लिए। आज जो मैप मैंने लिया है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैप है। मुझे भी लगा जैसे उसमें से सुरेश हो गया, राहुल हो गया, और आई थिंक एक नाम था अंजानी के नाम से समवन वाज देयर, जिन्होंने ये चीज़ मांगी थी कि रिवर्स ऑफ इंडिया एक इम्पॉर्टेंट मैप है। तो एक आज जो मैं मैप आपको दिखाऊंगा वो रिगार्डिंग रिवर्स ऑफ इंडिया है। एक बार अपन बेसिक आइडिया ले लेते हैं, ऑर्डर आपको पता चल जाएगा रिवर्स का कि कौन सी रिवर कहाँ पे है, ऊपर नीचे किस तरीके से ऑर्डर। कई बार पूछता है ना कि इसमें से ये रिवर कहाँ पर है, किसकी है, तो आपको ट्रिब्यूटरी पूछ लेता है कभी कभी, तो लिखा रहता है। तो अगर आपको एक आइडिया रहेगा कि रिवर्स कहाँ पर है तो आप समझ जाएंगे कि एटलीस्ट ये इसकी ट्रिब्यूटरी है या नहीं है। तो आज ये मैप वाला रिप्रेजेंटेशन मैं आपको दिखा रहा हूँ, बेसिक जस्ट मैप से दिखा रहा हूँ। सबसे पहले अपन नदर्न मोस्ट पार्ट में देखें, जो सबसे ऊपर इंपॉर्टेंट रिवर्स है वो है इंडस रिवर। आपको दिख रहा है ना सबसे ऊपर यहाँ पे इंडस रिवर दिख रही है। अब इंडस के नीचे देखो यहाँ पे 5 तो ऐसी रिवर्स हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। एक ऑर्डर मैं आपको बताता हूँ, इस ऑर्डर को कभी मत भूलना। ऑर्डर क्या है? झेलम, चेनाब, रवि, बियास और सतलज। ये ऑर्डर आप कभी मत भूलना, झेलम, चेनाब, रवि, बियास एंड सतलज, ठीक है ना। ये काफी इंपॉर्टेंट चीज आपको बता रहा हूँ। झेलम, चेनाब, रवि, ब्यास एंड सतलज। यहाँ पे कई बार क्या होता है, दोआब्स के क्वेश्चन भी आ जाते हैं, है ना। दोआब पूछ लेता है कौन कौन सा दोआब है ना। तो ये जब दोआब पूछता है, जैसे छेज दोआब पूछ लिया, छेज दोआब पूछ लिया, या सिंध सागर दोआब पूछ लिया, ठीक है ना। तो इस तरीके के जब भी दोआब से और ये सब क्वेश्चन पूछेंगे ना तो आपको इन्हीं में से करना है। छेज दोआब में कौन कौन है, जैसे चेनाब और झेलम है, आपको पता रहेगा। रेचना दोआब पूछ लिया मान लो, तो रेचना दोआब में रावी और चेनाब है ना। बारी पूछ लिया, ठीक है। तो इस तरह से पूछ लेता है। और इसके अलावा आपको ये ऑर्डर भी याद रखना है, झेलम, चेनाब, रवि, ब्यास, सतलज। ये नॉर्थ से साउथ का ऑर्डर भी है, ठीक है ना। नॉर्थ से साउथ का ऑर्डर क्या है? झेलम, चेनाब, रवि, ब्यास एंड सतलज, ठीक है। तो इस तरीके से आपसे पूछा जा सकता है, कभी भी पूछ लेगा, है ना। तो अगर आपसे ये सब पूछता है कि ऑर्डर क्या है, झेलम, चेनाब, रवि, ब्यास, सतलज, ये जरूर याद रखना, ठीक है ना। झेलम, चेनाब, रवि, ब्यास एंड सतलज। झेलम, चेनाब, मैं बार बार क्यों रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि ये आपका बिल्कुल इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको बिल्कुल पता होना चाहिए, ठीक है ना। और यहाँ पे ये वाला पार्ट तो हो जाएगा, ठीक है। फिर अभी हमने देखा था रिसेंटली चाइना ने बोला है कि यारलंग जांगपो में वो
डैम बनाएंगे लोअर रीचेस में। तो अगर आपको दिख रहा हो चाइना, जहां लिखा हुआ है ना चाइना, उसके नीचे यारलंग जांगपो देखो, तो ये आता है बेसिकली तिब्बत ऑटोनॉमस रीजन में। जब आती है ब्रह्मपुत्रा, तो ब्रह्मपुत्रा को तिब्बत ऑटोनॉमस रीजन में आपका यारलंग जांगपो बोलते हैं, ठीक है ना, यारलंग जांगपो बोलते हैं। और ये जब इंडिया में इंटर करती है, अरुणाचल प्रदेश वाले रीजन से इंटर करती है, ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश से इंटर करती है यहाँ पे, और यहाँ पे फिर ब्रह्मपुत्रा कहलाती है, ठीक है, इसको याद रखिएगा, ठीक है, यहाँ पे इसको, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। फिर आपको बांग्लादेश के पास देखो, यहाँ पे ब्रह्मपुत्रा है, ब्रह्मपुत्रा से बांग्लादेश, यहाँ देखो, ये देखो बांग्लादेश रीजन से मिलती हुई रिवर एक तीस्ता रिवर आती है। तो वो तीस्ता रिवर आ रही है ना इधर साइड, ये आपका सिक्किम वाले रीजन से स्टार्ट हो रही है। अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो ये आपका सिक्किम वाले रीजन से स्टार्ट हो रही है और यहाँ पर ये आती है। और ये इसका जो ओरिजिन है तीस्ता रिवर का, ये बेसिकली ओरिजिन ईस्टर्न हिमालयाज में ही ओरिजिन है। एंड ये इंडियन स्टेट ऑफ सिक्किम एंड वेस्ट बंगाल से फ्लो होती है। देखो ये थोड़ा सा वेस्ट बंगाल वाला रीजन भी ले रही है और आपका थोड़ा सा ये सिक्किम वाला रीजन भी ले रही है। तो सिक्किम और वेस्ट बंगाल वाले रीजन से फ्लो होता है तीस्ता रिवर, और फिर जाके बांग्लादेश और फिर बे ऑफ बंगाल में इंटर करती है। तो तीस्ता रिवर जो है इस तरीके से जाती है, ये भी मैंने आपको बता दिया, इसको याद रखना। तीस्ता के इधर साइड अगर आप देख रहे हो तो ब्रह्मपुत्रा में एक रिवर मिल रही है जिसको हम बोलते हैं मानस रिवर, ठीक है ना। वहां पर आपको दिख रहा होगा ऊपर मानस रिवर दिख रहा है ना, वो भी ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरी है ना। तो अगर आपको देखना है तो यहाँ पे अगर आपसे कोई पूछे तो इसको याद रखिएगा कि मानस रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है, ये आपकी ब्रह्मपुत्रा की ही ट्रिब्यूटरी है। और इट्स अ ट्रांस बाउंड्री रिवर, एक्चुअली में ट्रांस बाउंड्री रिवर है, हिमालयन फुटहिल्स में है एंड भूटान और इंडिया के बीच में है, भूटान और इंडिया के बीच में है, ठीक है ना, इसको याद रखिएगा। एंड इट इज़ द लार्जेस्ट रिवर सिस्टम ऑफ भूटान, भूटान की भी लार्जेस्ट रिवर सिस्टम ऑफ भूटान है। एंड काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये भी। एंड ये ब्रह्मपुत्रा को ज्वाइन कर रही है जोगी घोपा वाली रीजन पे, जोगी घोपा वाले रीजन में ज्वाइन करती है ना, ये आप याद रखिएगा। तो ये मानस रिवर हो गया, ये देखो मानस रिवर था, इधर ब्रह्मपुत्रा को मिला। फिर इधर नीचे साइड यहाँ पे एक ये रिवर दिख रही है आपको, देखो बराक रिवर। नाउ बराक रिवर इज अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिवर। बराक रिवर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनफैक्ट नेशनल हाई वाटरवे जो 6 था वो बराक रिवर पे ही बनने का है, ठीक है ना। तो बराक रिवर जो है बेसिकली ये मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम और असम वाले स्टेट्स में फ्लो करती है। मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम एंड असम, ये 4 स्टेट्स याद रखना, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम एंड असम में करती है। एंड बे ऑफ बंगाल में इंटर करता है वाया बांग्लादेश। तो बांग्लादेश के थ्रू फिर ये बे ऑफ बंगाल में जाकर के मिल जाती है, ठीक है ना। नेशनल वाटरवे 6 जो मैंने आपको बताया था, लखीपुर भंगा वाला जो है वो बराक पे ही डिक्लेयर किया गया है। एंड कौन कौन से स्टेट्स हैं, स्टेट्स आपको याद रखने, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम एंड असम। मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम एंड असम आपको स्टेट्स याद रखने हैं। और बे ऑफ बंगाल में फाइनली बराक रिवर मर्ज होती है। एंड वो मर्ज होती है तो किसके थ्रू होती है, बांग्लादेश के थ्रू जाती है, ठीक है ना। तो तीस्ता मैंने आपको बताया सिक्किम और वेस्ट बंगाल वाले रीजन में इंडिया में है ना। मानस मैंने आपको बताया भूटान वाले रीजन में, भूटान देखो भूटान की बहुत बड़ी रिवर है ये। और फिर ये इधर नीचे आपका आती है एंड असम से होते हुए फिर इधर बांग्लादेश, उसके बाद फिर बंगाल, ठीक है। फिर आपका यहाँ पे इधर साइड थोड़ा और आते हैं तो झेलम, चिनाब, रवि, ब्यास, सतलज तो मैंने आपको बता दिया था। अब गैंजीज का सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। गैंजीज में मैंने आपको डीएवी पाक के बाद मर गया, वो जो प्रयागों के लिए याद करिए, डीएवी पाक के बाद मर गया। मैंने आपको सारे जो प्रयाग है उनके याद करने के लिए एक ट्रिक दी थी, तो वो आपको ट्रिक तो याद होनी चाहिए, उससे आपको सारे पता होंगे। भागीरथी अलकनंदा से स्टार्ट होता है, ये किस तरीके से बताए, गंगा को ये एक रिवर की तरह स्टार्ट नहीं होती, गंगा की 2 हेड स्ट्रीम्स रहती हैं, वहां से फिर वो स्टार्ट होती है ना, भागीरथी, अलकनंदा, इस तरह से स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर इसकी ट्रिब्यूटरीज देखो तो यमुना देखो एक ट्रिब्यूटरी है, यमुना भी एक ट्रिब्यूटरी है। एंड यहाँ पे ऊपर जो है, ऊपर की ट्रिब्यूटरीज कौन कौन से देखो तो गोमती रिवर आ रहा है, लखनऊ वाले रीजन में है गोमती रिवर, देखो गोमती रिवर आ रही है ना इधर। गोमती के बाद आपको घाघरा रिवर दिख रहा होगा, घाघरा रिवर। एंड फिर आप आगे गंडक रिवर दिख रही है, गंडक रिवर है। फिर
कोसी रिवर आपको दिख रही है ना, कोसी रिवर भी दिख रही है। एक्चुअली यहाँ पे एक रिवर दिखाया नहीं है, तो यहाँ पे एक रिवर रामगंगा भी एक रिवर, इसके पहले गोमती के आगे एक रामगंगा नाम की रिवर भी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे गोमती, घाघरा, गंडक एंड कोसी। तो इसका एक ट्रिक है, राम जाने गोमती का घाघरा गंदा कैसे, तो ये इसका ट्रिक था वैसे। तो इस ट्रिक से अगर आपको याद रहे तो आप याद रख सकते हैं, गोमती, घाघरा, गंडक एंड कैसे इज फॉर कोसी, ठीक है। तो ये इसकी ट्रिब्यूटरीज इधर साइड रहेंगी, ये लेफ्ट विंग ट्रिब्यूटरीज रहेंगी, लेफ्ट साइड की ट्रिब्यूटरीज हैं। यमुना इसको राइट साइड में मिल रही है, अगर आप देख रहे हो तो यमुना इसको राइट साइड में मिल रही है। एंड नीचे आपको फिर यमुना मिल रही है। यमुना में देखो 2 रिवर मिल रही है, देखो ये भी इतनी इंपॉर्टेंट है, यमुना में 2 रिवर मिल रही है, इधर साइड चंबल आ रही है और इधर से बेतवा आ रही है। तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि यमुना की ट्रिब्यूटरीज कौन कौन हो गई, चंबल और बेतवा। देखो मैप इसीलिए इंपॉर्टेंट है, तो यमुना इधर से आ रहा है ऊपर से और इधर साइड नीचे देखो चंबल और बेतवा आ रहा है, तो यहाँ पे मतलब चंबल और बेतवा उसकी ट्रिब्यूटरी है, यमुना ट्रिब्यूटरी है गैंजीज की। फिर नीचे इधर थोड़ा आओगे तो सोन नदी आपको दिख रही है, तो सोन बिल्कुल देखो यहाँ पे गंगा में मिल रही है, तो सोन जो है वो गंगा की ट्रिब्यूटरी हो गई, ठीक है ना। फिर एक इंडिपेंडेंट रिवर आपको इधर साइड दिख रही होगी, ये आई थिंक ये झारखंड वाले रीजन में और इधर साइड आपका उड़ीसा वाले रीजन में। तो झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल वाले रीजन में आपको यहाँ सुवर्ण रेखा नाम की नदी दिख रही होगी, सुवर्ण रेखा। तो सुवर्ण रेखा रिवर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, है ना, दैट इज एन इंडिपेंडेंट रिवर इधर साइड, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सुवर्ण रेखा जो है। एंड ये झारखंड, वेस्ट बंगाल, मैंने आपको बता दिया झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा 3 स्टेट से फ्लो हो रही है, झारखंड, वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा। और इसका जो डिस्चार्ज है वो ऑब्वियस सी बात है, इसका जो माउथ एक्चुअली वो बे ऑफ बंगाल, इट्स माउथ इज बे ऑफ बंगाल, ठीक है ना, इसको याद रखिएगा। एंड इसका माउथ ही वेस्ट बे ऑफ बंगाल है, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, माउथ है उसका बे ऑफ बंगाल। देन नीचे उसके सुवर्ण रेखा के नीचे आपको ब्रह्माणी रिवर दिख रहा होगा, ओके। सुवर्ण रेखा के नीचे आप देख रहे हो, जो मैप मैंने लिया है उसमें आपको ब्रह्माणी रिवर दिख रही है सुवर्ण रेखा के नीचे, ये देखो सुवर्ण रेखा के नीचे ब्रह्माणी रिवर। तो इट्स ऑल्सो अ सीजनल रिवर ऑफ उड़ीसा स्टेट, ये भी एक सीजनल रिवर है उड़ीसा स्टेट की। एंड यहाँ पे 2 रिवर जब मिलती हैं उनके कॉन्फ्लुएंस से ये बनता है, ब्रह्माणी रिवर 2 रिवर्स के कॉन्फ्लुएंस से बनती है। एंड कौन सी 2 रिवर्स हैं, वो है शंख और साउथ कोयल, ओके। शंख और साउथ कोयल जो है वो आपकी हो गई, बेसिकली 2 रिवर्स हो गई जिनके कॉम्बिनेशन से आपका ब्रह्माणी रिवर बनती है, ठीक है ना, ये चीज आप याद रखना। ऊपर मैंने आपको यमुना की भी ट्रिब्यूटरीज दिखाई है, बेतवा और सोन। और जो आपकी बेतवा और चंबल, यमुना की जो ट्रिब्यूटरीज है बेतवा और चंबल है, नॉट सोन। अब सोन की ट्रिब्यूटरीज आपको थोड़ा बता देता हूं, आप इसको लिख लीजिए, सोन की ट्रिब्यूटरीज, इसमें दिखाएगा नहीं आपको। सोन की जो ट्रिब्यूटरीज है उसमें रिहंद, कन्हार और नॉर्थ कोयल, रिहंद, कन्हार एंड नॉर्थ कोयल, दीज आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ सोन रिवर। याद रखिएगा, सोन रिवर की ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हो गई, रिहंद हो गई और कन्हार हो गई, और इसके अलावा आपकी ये नॉर्थ कोयल हो गई। तो दीज आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ सोन रिवर। सुवर्ण रेखा दिखा दिया, ब्रह्माणी दिखा दिया। ब्रह्माणी के नीचे आपको महानदी दिख रहा होगा, महानदी दिख रहा है, महानदी इज अगेन यू कैन सी। और महानदी जो रिवर है काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी फेमस रिवर है, ईस्ट सेंट्रल इंडिया वाले पार्ट में लाई करती, काफ़ी ज़्यादा फेमस है। हीराकुड डैम आपको पता ही होगा यहाँ पे है, और ये छत्तीसगढ़ उड़ीसा वाले रीजन में देखो फ्लो कर, छत्तीसगढ़ से स्टार्ट हो रही है, उड़ीसा वाले रीजन में फ्लो कर रही है, ये भी आपको दिख रहा होगा। देन इसका लोकेशन जो है वो दंडकारण्य जो छत्तीसगढ़ है ना वहाँ से निकलती है, दंडकारण्य से निकलती है, और दैट इज इंपॉर्टेंट चीज थिंग है यहाँ पे। एंड इसका जो डिस्चार्ज है वो उड़ीसा में होता है, फॉल्स पॉइंट नाम की जगह होती है, वहां पे इसका डिस्चार्ज होता है। और यहाँ पे इसकी ट्रिब्यूटरीज कुछ आपको दिख रहा होगा, देखो जैसे तेल नदी तो दिख ही रही है आपको, तेल नदी दिख रही है ना, ओंग रिवर भी है, शिवनाथ, मांड, इब, हसदेव। तो महानदी की ये सब ट्रिब्यूटरीज है, मांड है, हसदेव है, तेल नदी जो इसमें दिख रही है मैप में वो मैंने आपको दिखा दिया, तेल रिवर इज देयर, शिवनाथ, मांड और हसदेव, ये भी इसकी इब भी है, ओंग भी है, जोंक भी है, जोंक, इब, ये सब जो है ये इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। फिर आपको नीचे दिख रहा होगा देखो गोदावरी, नाउ दिस इज अ वेरी बिग रिवर, गोदावरी काफी ज्यादा बड़ी रिवर आपको दिख रही होगी, 4-5 स्टेट्स का इसका बेसिकली आपको
वो भी दिख रहा होगा, है ना। तो गोदावरी बहुत ज्यादा बड़ी नदी है, और गोदावरी के बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं कि इट इज द सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर आफ्टर द गैंजीज। गैंजीज के बाद सेकंड लार्जेस्ट है। सोर्स इसका त्र्यंबकेश्वर, ये जो पार्ट यहाँ पे ना जहां से स्टार्ट हो रही है वो त्र्यंबकेश्वर वाला पार्ट है। एंड इसके बाद ये तेलंगाना से भी पास होती है, आंध्र प्रदेश से भी पास होती है, छत्तीसगढ़ से भी पास होती है, उड़ीसा से भी पास होती है, ठीक है। और ये फाइनली यहाँ पे देखो बे ऑफ बंगाल पे जा रही है, और ये यहाँ पे गोदावरी डेल्टा बनाती है। ओके, गोदावरी यहाँ पे डेल्टा भी बनाती है, ठीक है। और गोदावरी की जो इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं वो याद रखना, जैसे कि यहाँ पे आपको कुछ तो दिख रही, इंद्रवती दिख रही है ना, ऊपर देखो इंद्रवती आपको दिख रही है, ये एक लेफ्ट विंग ट्रिब्यूटरी है, इंद्रवती दिख रही है देखो। इसके अलावा वेनगंगा आपको दिख रही है ऊपर, ये भी आपकी लेफ्ट विंग ट्रिब्यूटरी है। और जो कुछ नहीं दिख रही जैसे कि बाणगंगा और शिवना, शिवना भी है, और प्राणहिता, शिवना, प्राणहिता, और सबरी रिवर भी है ऊपर, एक सबरी रिवर भी मिलती है। मैप इतना व्यापक नहीं है, इतना डाइवर्स नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। इसके अलावा जब आप नीचे देखते हैं, नीचे देखो, आप जो पार्ट देखोगे उसमें आपको भीमा और रिवर दिख रही है। भीमा ट्रिब्यूटरी है कृष्णा रिवर की, भीमा इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर कृष्णा। तो यहाँ पे आपको भीमा रिवर दिख रहा है, वो कृष्णा रिवर की ट्रिब्यूटरी है। और कृष्णा की एक और ट्रिब्यूटरी देखो यहाँ पे नीचे साइड से जो आ रही है, तुंगभद्रा। तो कृष्णा की जो दो इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हो गई वो आ गई भीमा एंड तुंगभद्रा, ठीक है ना, इसको याद रखने का। और गोदावरी की कुछ और राइट विंग ट्रिब्यूटरी बता दूं तो प्रवरा याद रखिएगा, प्रवरा इज अ राइट विंग ट्रिब्यूटरी, मंजीरा इज अ राइट विंग ट्रिब्यूटरी ऑफ गोदावरी, है ना। तो कभी ऐसे पूछ लेता है, और अगर पूछता है तो आपको ये बनना चाहिए, ठीक है ना, मंजीरा एंड प्रवरा, ठीक है ना, राइट विंग वाले पार्ट में। लेफ्ट विंग में मैंने आपको बता दिया इंद्रवती, वेनगंगा, प्राणहिता, ये सब लेफ्ट विंग में हो गई। फिर नीचे आपको जो रिवर दिख रही होगा, पेन्नार रिवर दिख रहा होगा, देखो पेन्नार है, और ये ऑर्डर याद रखना, पेन्नार, पालार और पुन्नैयार, याद रखिएगा। ऊपर नॉर्थ से साउथ की ये रीजन है, पेन्नार, पालार एंड पुन्नैयार, दीज आर द नॉर्थ टू साउथ रिवर्स। एंड लास्ट में आपको नीचे कावेरी दिख रहा होगा, कावेरी भी डेल्टा बनाती है। ओके, कावेरी भी आपको नीचे डेल्टा बनाती है, तो कावेरी रिवर आपका नीचे देखो दिख रहा होगा। कावेरी रिवर के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, कावेरी रिवर की जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो कौन कौन सी हैं। तो कावेरी की जो ट्रिब्यूटरीज है लेफ्ट में वो हरंगी, हेमावती, शिमशा, अर्कावती, याद रख लो ऐसे ही, हरंगी, हेमावती, शिमशा, अर्कावती। और राइट विंग ट्रिब्यूटरीज है लक्ष्मण तीर्थ, कबानी, भवानी, नोयाल, अमरावती, ये वाली ट्रिब्यूटरीज है। कौन कौन सी है, लक्ष्मण तीर्थ, कबानी, भवानी, नोयाल, अमरावती एंड मोयार, मोयार भी एक ट्रिब्यूटरी है। तो दीज आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ कावेरी। थोड़ा सा गुजरात वाले रीजन के यहाँ ऊपर दिखा दूं तो लूनी रिवर आपको दिख रहा होगा, बिल्कुल राजस्थान स्टेट में ही आपका लूनी रिवर है, जस्ट जहां से गुजरात खत्म होता है वहां से स्टार्ट होता है ना। ब्यास, चंबल मैंने आपको दिखाई दिया है, इधर साइड ब्यास, ये बनास रिवर दिखाई दिया। बनास रिवर भी चंबल की ट्रिब्यूटरी है, देखो चंबल की ट्रिब्यूटरी है बनास रिवर, और पार्वती भी चंबल की ट्रिब्यूटरी है। चंबल किसकी है, यमुना की। चंबल की कौन है, बनास और पार्वती, देखो बनास और पार्वती आपको दिख रहा होगा, है ना। और यहाँ साइड गुजरात वाले पार्ट में देखो साबरमती, माही, नर्मदा एंड तापी, नॉर्थ से साउथ 4 रिवर्स होंगे, साबरमती ऊपर, फिर माही रिवर, फिर नर्मदा रिवर, और फिर तापी रिवर। और माही रिवर जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार कट करती है, 2 बार कट करती है, ये भी याद रखना। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार कट करने वाली रिवर है माही आपकी, ठीक है ना। साबरमती, माही, नर्मदा एंड तापी, देन गोदावरी, फिर नीचे के मैंने आपको दिखा दिए। सो दिस वाज द मैप ऑफ रिवर्स ऑफ इंडिया। आई होप यू गॉट समथिंग टू लर्न, आपको अच्छा लगा होगा, कुछ सीखा होगा आपने। मूव करते न्यूज एनालिसिस पार्ट में। पहली जो न्यू आंसर्स बता दो पहले मैं क्वेश्चंस के। पहला क्वेश्चन पूछा था वाइस प्रेसिडेंट रिगार्डिंग, इसका सही आंसर है 3 ओनली, केवल तीसरा स्टेटमेंट सही है। ना ही इंपीचमेंट लगता है, ना ही कोई डिफाइंड प्रोसीजर है। और वाइस प्रेसिडेंट जो रहता है वो चेयरमैन ऑफ काउंसिल होता है, काउंसिल ऑफ स्टेट, लेकिन उसका मेंबर नहीं होता। तो पहला स्टेटमेंट भी गलत होगा, दूसरा भी गलत होगा, तीसरा बस सही है। दूसरा सवाल पूछा था कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट प्रोवाइड एनी प्रोसीजर फॉर द सिलेक्शन अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर, बिल्कुल सही बात है। दूसरा स्टेटमेंट भी सही है, क्योंकि प्रेसिडेंट कभी कभी डिस्क्रिप्शन का यूज करता है। तो बोथ 1 and 2 विल बी द करेक्ट। स्पीकर ऑफ लोकसभा किसका किसका चेयरमैन है, तो 1 and 2 का तो है, बाकी किसी का नहीं है। आंसर विल बी 1 and 2 ओनली, ठीक है ना। तो दीज वर द आंसर्स फॉर द क्वेश्चंस आस्क्ड। नाउ लेट्स मूव अहेड विद सुप्रीम कोर्ट टू हियर प्ली अगेंस्ट द सेल ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड्स। तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स के अगेंस्ट जो प्ली है वो सुनेगा सुप्रीम कोर्ट। इलेक्टोरल बॉन्ड्स के लिए कई चीज़ों, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस ने मना किया, जैसे कि आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ही मना किया है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ही मना किया है। इस कारण से सुप्रीम कोर्ट में ये इसकी प्ली डाली गई है। नाउ सुप्रीम कोर्ट हैज एक्सेप्टेड। नाउ
पिटीशन क्या फाइल किया एनजीओ ने? द फाइनेंस एक्ट 2017 इंट्रोड्यूस द यूज ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड्स। जो फाइनेंस एक्ट 2017 का था उसने इंट्रोड्यूस किया था इलेक्टोरल बॉन्ड्स को, एंड दे आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम डिस्क्लोजर अंडर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 विच इज ओपनिंग द डोर्स फॉर अनचेक्ड अननोन फंडिंग टू द पार्टीज। इशूज क्या है कि ये जो है ये एग्जेम्प्टेड है फ्रॉम द डिस्क्लोजर अंडर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, और अगर उससे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट से बाहर हो जाएगा तो क्या होगा? इट विल ओपन द डोर्स टू अनचेक्ड अननोन फंडिंग टू द पार्टीज। ठीक है। दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट यहां पे है, द अमेंडमेंट्स हैव रिमूव्ड द एग्जिस्टिंग cap of 7.5% of net profit in the past 3 years on campaign donations by companies। अब देखो कंपनीज कितना पहले जो एक लिमिटेशन था, पहले एक लिमिटेशन ये था कि कंपनीज केवल अपने पिछले 3 साल के एवरेज प्रॉफिट का 7.5% ही किसी भी पार्टी के पीछे लगा सकती हैं। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है कि फंडिंग के रूप में केवल 7.5% ऑफ द लास्ट 3 इयर्स प्रॉफिट ही वो लगा सकती थी। बट ये जो कैप है ये कैप रिमूव कर दिया गया है बाय दिस एक्ट। इस एक्ट के थ्रू ये कैप जो है वो रिमूव कर दी गई है ना। चूंकि ये कैप रिमूव कर दी गई है इस कारण से आपका बहुत सारा बैकडोर एंट्री हो रहा है, बहुत सारा मनी लॉन्ड्रिंग किया जाता है। ठीक है ना, तो दैट इज द थिंग विच हैपेंस बिकॉज ऑफ दिस। दूसरी चीज, कॉन्ट्रीब्यूशंस रिसीव्ड बाय एनी एलिजिबल पॉलिटिकल पार्टी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड विल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम इनकम टैक्स। जो कॉन्ट्रीब्यूशन रिसीव होगा किसी पॉलिटिकल पार्टी को इन द फॉर्म ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड्स, दे विल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम इनकम टैक्स ऑल्सो। तो ये अब आप समझ रहे हो, एग्जेम्प्ट फ्रॉम इनकम टैक्स भी कर दिया, उसका कैप भी रिमूव कर दिया, है ना। इलेक्शन कमीशन ने ऑलरेडी कई लेटर्स के थ्रू ये एडवाइस किया है कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो है इट इज नॉट हेल्पिंग इन फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। ये फ्री एंड फेयर इलेक्शंस में हेल्प नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना। इलेक्टोरल बॉन्ड क्या है? एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है फॉर मेकिंग डोनेशंस टू द पॉलिटिकल पार्टीज, और इलेक्टोरल बॉन्ड जो होते हैं मल्टीपल ऑफ 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़ इसमें होते हैं। किसमें होते हैं? मल्टीपल्स ऑफ 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख एंड 1 करोड़ में होते हैं। कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं रहती है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को ऑथराइज किया गया है कि वो दे सकती है, एंड ये वैलिड रहते हैं फॉर 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इशुएंस। 15 डेज तक ये वैलिड रहते हैं। दे आर रिडीमेबल इन अ डेजिग्नेटेड अकाउंट ऑफ अ रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी। एक रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी के डेजिग्नेटेड अकाउंट पे ही इसको आप रिडीम कर सकते हो। एंड द बॉन्ड्स आर अवेलेबल फॉर परचेज बाय एनी पर्सन for a period of 10 days each month of January, April, July and October। ये अलग अलग 4 महीने जहां पे आप इनको ले सकते हैं, है ना। Now a person being an individual can buy bonds either singly or jointly or with other individuals. Donor's name is not mentioned in the bond। तो डोनर का नाम इसमें मेंशन नहीं रहता, तो मतलब एनोनिमिटी तो देता ही देता है। कैप भी रिमूव कर दिया है, तो इससे मनी लॉन्ड्रिंग और लोग जो सेफ टैक्स हेवंस में अपना पैसा बचा करके सेफ पार कर उसको व्हाइट मनी में कन्वर्ट करने का बहुत अच्छा तरीका है ना। तो इसलिए इसके ऊपर अपोजिशन किया जा रहा है। एंड नाउ लेट्स सी कि सुप्रीम कोर्ट क्या डिसाइड करेगा। इंडिया हैज अश्योर्ड श्रीलंका ऑफ सपोर्ट, ऐसा किसका कहना है? ऐसा श्रीलंका का कहना है। ठीक है ना, इंडिया ने कोई इसमें कमेंट नहीं किया है, लेकिन यूएनएचआरसी में भी एक रेजोल्यूशन जाएगा जो कि ह्यूमन राइट्स वायलेशन ऑफ श्रीलंका को देखने के लिए जा रहा है। ह्यूमन राइट्स वायलेशन ऑफ श्रीलंका उसको देखेगा। अब इसमें देखो यूएनएचआरसी के बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं, एक यूनाइटेड नेशंस बॉडी है जिसका मिशन है टू प्रमोट एंड प्रोटेक्ट ह्यूमन राइट्स अराउंड द वर्ल्ड में पूरे ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल बनाया गया है। इसमें 47 मेंबर्स हैं, 3 सालों का टर्म रहता है। रीजनल ग्रुप बेसिस पे ये सेलेक्ट होते हैं। रीजनल ग्रुप बेसिस पे 3-3 सालों का टर्म रहता है। 47 मेंबर्स हैं। हेडक्वार्टर इसका कहां पर है? जिनीवा, स्विट्जरलैंड में। द हेडक्वार्टर इज इन जिनीवा, स्विट्जरलैंड एंड इट इज यूएनएचआरसी वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द यूएन जनरल असेंबली ऑन 15 मार्च 2006। 15 मार्च 2006 को स्टैब्लिश किया गया था। यूएनएचआरसी वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ऑन 15 मार्च 2006 टू रिप्लेस द यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स। इसके पहले यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स था, जिसको रिप्लेस करके आपका यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल बनाया गया है। ठीक है ना, 2006 में। आगे मूव करते हैं। रोड्स टू बी फ्री ऑफ टोल बूथ्स इन अ ईयर, सेज नितिन गडकरी। अब नितिन गडकरी जी का कहना है कि जो रोड्स हैं उनसे टोल पूरे हट जाएंगे। क्यों? क्योंकि इंडिया विल बी इंप्लीमेंटिंग अ जीपीएस बेस्ड टोल कलेक्शन सिस्टम। तो एक जीपीएस बेस्ड टोल कलेक्शन सिस्टम आएगा दैट विल डू अवे विद द टोल बूथ्स विद इन अ ईयर
एंड दिस इज व्हाट हैज बीन सेड बाय द मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि देयर विल बी अ व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी, जो पुराने व्हीकल्स हैं उनको स्क्रैप करने के लिए भी पॉलिसी है, which was first announced in the Union Budget of 2022, and according to which the automobiles industry in India will see a jump of turnover। तो इसमें टर्नओवर भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का, एंड स्क्रैपेज पॉलिसी भी आई है, मतलब स्क्रैपिंग व्हीकल पॉलिसी भी आई है ना। तो ये आपको मैं अभी लास्ट पेज में ये फिर से डिटेल में दिया हुआ है, तो वहाँ पर मैं आपको बताऊँगा थोड़ा। आगे मूव करते हैं, एडिटोरियल सेक्शन में आते हैं। जो एडिटोरियल हम डिस्कस करेंगे, पहला जो हम एडिटोरियल डिस्कस करेंगे वो है बाइडेन एंड द वेस्ट एशिया टेंडर बॉक्स। नाउ दिस इज एन आर्टिकल, वेरी वेरी गुड आर्टिकल, जो कि वेस्ट एशिया और जो बाइडेन के जो चैलेंजेस हैं उनको डिस्कस करेगा और उनकी क्या प्रायोरिटीज रहेंगी उनके बारे में करेगा। तो अभी रिसेंटली 3 इवेंट हुए, जैसे कि यूएस ने बॉम्बिंग की सीरिया में, इराक बैक्ड मिलिशिया के ऊपर सीरिया में अटैक किया। एंड क्यों अटैक किया? क्योंकि अमेरिकन बेस था एरबिल इराक में, वहां पर उनके ऊपर अटैक हुआ, ठीक है ना। अरबिल में उनके ऊपर अटैक किया तो उन्होंने सीरिया में अटैक किया। नेक्स्ट हुआ एडमिनिस्ट्रेशन रिलीज एन इंटेलिजेंस रिपोर्ट ऑन द किलिंग ऑफ जर्नलिस्ट जमाल खशोगी। तो जमाल खशोगी की जो किलिंग हुई थी, है ना, जर्नलिस्ट जमाल खशोगी, उसके ऊपर एक रिपोर्ट भी अमेरिका ने रिलीज की है। एंड इन्होंने सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को भी इंक्लूड किया इसके अंतर्गत, ठीक है ना। नाउ तीसरा जो है, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन हैज टेकन स्टेप्स टू रिवाइव द ईरान न्यूक्लियर डील। तो ये तीनों जो स्टेप्स हैं, ये 3 स्टेप्स हैं जो कि दिखाते हैं कुछ चीजें मतलब आ रही हैं, इससे सामने आती हैं। जैसे बराक ओबामा एंड ट्रम्प सॉट टू रीफोकस अवे फ्रॉम वेस्ट एशिया टू ईस्ट एशिया वेयर चाइना इज राइजिंग। चाहे आप डोनाल्ड ट्रम्प को देख लो, चाहे आप बराक ओबामा को देख लो, दे वर ट्राइंग टू रीफोकस टुवर्ड्स द ईस्ट एशिया फ्रॉम वेस्ट एशिया। क्यों? क्योंकि ईस्ट एशिया में चाइना जो है वो काफी ज्यादा राइज कर रहा है, इवन मतलब इतना ज्यादा राइज कर रहा है कि वो हो सकता है कि ओवरकम कर जाए यूएसए को भी, है ना। जो बाइडेन के सामने भी यही पॉलिसी चैलेंज रहेगा कि किधर देखें, वेस्ट एशिया की तरफ देखें कि ईस्ट एशिया की तरफ देखें, है ना। नाउ दिस इज द थिंग, मिस्टर ट्रम्प टुक अ मोर हॉस्टाइल अप्रोच टुवर्ड्स ईरान। मिस्टर जो डोनाल्ड ट्रम्प था उसके अप्रोच काफी ज्यादा हॉस्टाइल थी, न्यूक्लियर डील से बाहर आ गए, है ना। बाइडेन नाउ फेसेस द सेम स्ट्रेटेजिक रियलिटी विद ग्रेटर अर्जेंसी। और ज्यादा अर्जेंसी के साथ जो बाइडेन इसको फेस कर रहे हैं। द कॉम्पिटिशन विद चाइना के साथ कॉम्पिटिशन तो बढ़ता ही जा रहा है ना। एक तरीके से कोल्ड वॉर जैसी सिचुएशन बन गई है। इसलिए उन्होंने एक अच्छी चीज की कि इंडो पैसिफिक का जो कोलैबोरेशन था, अलायंस था विद जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया, उसको उन्होंने स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश की, है ना। एंड इसके अलावा देखो, अगर आप देखो कि मिस्टर बाइडेन कैन नॉट गेट स्टक इन वेस्ट एशिया फॉर टू लॉन्ग। मिस्टर जो बाइडेन जो है वो वेस्ट एशिया में बहुत ज्यादा दिनों तक फंसे नहीं रह सकते हैं, एंड लेकिन वो पूरी तरीके से रीजन को छोड़ भी नहीं सकते। ऑब्वियस सी बात है, पूरी तरीके से रीजन को छोड़ भी नहीं सकते। अब की जो उनके ऊपर देखो कुछ चीजें यहाँ पे ऑथर ने बताई हैं कि ईरान जो डील है, इट इज टिकिंग क्लॉक। ना ईरान डील इज टिकिंग क्लॉक। अगर आप देखो तो ईरान ने भी बोला है कि हम अपने हमारे यहाँ जो इनरिचमेंट है उसको बढ़ाएंगे, मिसाइल्स का डेवलपमेंट उन्होंने बोलना ही शुरू कर दिया है, उनके ऊपर भी सैंक्शंस लगे हुए हैं, तो वो भी परेशान है। तो मिस्टर जो बाइडेन के पास काफ़ी बड़ा चैलेंज है कि किस तरीके से ईरान डील को रिवाइव करते हैं। जैसे कि उन्होंने क्या किया कि सीरिया में अटैक कर दिया। अब सीरिया में अटैक करने से ईरान डरेगा नहीं और ज़्यादा उसमें, बल्कि उसको और हंसी आएगी कि भैया अगर आपको पता ही है कि हमने अटैक किया है तो आप हमको कुछ करके दिखाओ ना। आप सीरिया में अटैक कर रहे हो और दूर अटैक कर रहे हो हमसे, ठीक है। दूसरी चीज़ एक और इंपॉर्टेंट है कि मिस्टर जो बाइडेन इज लूजिंग टाइम इन ऑल दीज थिंग्स। टाइम लूज होता जा रहा है क्योंकि ईरान में होने वाले हैं प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। तो कोशिश ये रहनी चाहिए कि हसन रूहानी के सामने ही, जो अभी प्रेसिडेंट हैं, हसन रूहानी के सामने ही ये डील हो जाए तो दैट विल बी अ मच बेटर थिंग। दूसरी जो पावर वहां पे है वो है सऊदी अरेबिया। तो यूएस की जो डिपेंडेंस है सऊदी अरेबिया पे वो कम होती जा रही है, लेकिन वहीं पे सऊदी की डिपेंडेंस भी यूएस पे कम होती जा रही है। ऐसा नहीं है कि सऊदी की डिपेंडेंस आज उतनी ही रह गई है, तो दैट इज ऑल्सो डिक्रीजिंग, ठीक है ना। बहुत सारे पावर सेंटर्स उधर बन गए हैं और सऊदी भी अब यहाँ पे डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कर रहा है। इनफैक्ट अभी जब यमन के हाउदीज को टेररिस्ट की लिस्ट से हटाया था यूएसए ने, तो ये भी एक सऊदी के लिए अच्छा मैसेज नहीं गया था। सऊदी अरेबिया को तभी समझ में आ गया था, एंड इस कारण से उनका जो रिलेशनशिप है डाइवर्सिफाई होता जा रहा है।
देन थर्ड जो मेन चीज है वो है इजराइल। अब देखो, आप एक तरफ बोलते हो प्रो डेमोक्रेटिक चीजें बोलते हो, ईरान को बोलते हो कि आप न्यूक्लियर पावर नहीं बनाओगे, इस सब मतलब एक दूसरे, सऊदी अरेबिया में आप बोल रहे हो ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहा है। अगर ये सारी चीजें हो रही हैं तो भाई इजराइल ने भी तो पैलेस्टीन में ह्यूमन राइट्स वायलेशन किए हैं, आप उनके लिए क्यों नहीं बोलते? तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज जो बाइडेन के लिए रहेगा कि अगर वो इजराइल को कुछ नहीं बोलते हैं तो इनको सबको ये लगेगा कि जो बाकी पॉलिसीज हैं ये बहुत हॉलो पॉलिसीज हैं, है ना। तो उनको भी कोशिश ये करनी चाहिए कि अगर वो अकाउंटेबल ईरान को लगा रहे हैं, सऊदी को लगा रहे हैं, तो फिर इजराइल को भी अकाउंटेबल ठहराओ ना। तो दीज आर द चैलेंजेस जिनके बीच में अभी जो बाइडेन फेस कर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि किस तरीके से वो पावर बैलेंस करते हैं, ठीक है ना। तो दैट इज द आर्टिकल विच वी वर गोइंग टू डिस्कस फॉर अ रीसेट। अब ये जो है बेसिकली अलास्का मीट के ऊपर आर्टिकल लिखा जा रहा है। अलास्का मीट याद रखना, अगर आपसे पूछ लेता है तो यूएस चाइना मीटिंग हो रही है अभी जो बाइडेन प्रेसिडेंसी में, पहली मीटिंग है एंकरेज अलास्का में। एंकरेज इज द प्लेस इन अलास्का जहां पर ये यूएस और चाइना की हाई लेवल मीटिंग हो रही है। दिस इज द अलास्का मीट ऑफ यूएस एंड चाइना अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ जो बाइडेन, पहली मीटिंग है हाई लेवल की। तो ऑथर ने यहाँ पे ये बोला कि इतना आसान नहीं कि अलास्का मीट के थ्रू ही यूएस चाइना टाइज नॉर्मल हो जाए, लेकिन इट्स अ गुड स्टार्ट, एक्चुअली इट्स अ गुड स्टार्ट, एक स्टार्ट अच्छा रहेगा, है ना। आगे मूव करते हैं। देखो यहाँ पर है रोड्स टू बी फ्री ऑफ टोल्स, टोल बूथ ही नहीं है, जो मैंने फर्स्ट पेज की न्यूज बताई थी। तो उन्होंने और डेटा बताया कि 93% जो व्हीकल्स हैं दे आर पेइंग द टोल्स यूजिंग फास्टैग, वो फास्टैग सिस्टम का यूज करके टोल्स पे कर रहे हैं। देन इसके अलावा 7% अभी भी नहीं पे कर रहे हैं, मतलब फास्टैग का यूज नहीं कर रहे हैं। देन इसके अलावा उन्होंने बोला कि व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी, यानी व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी जो लेकर के आएंगे, जिससे कि पोल्यूशन कम होगा, एफिशिएंसी बढ़ेगी, है ना, और रेवेन्यू कलेक्शन होगा फ्रॉम द सेल ऑफ न्यू व्हीकल्स। नए व्हीकल्स बिकेंगे तो उससे रेवेन्यू कलेक्शन भी होगा, एंड इसके अलावा एफिशिएंसी बढ़ेगी एंड गवर्नमेंट का रेवेन्यू भी बढ़ेगा। नाउ द न्यू पॉलिसी प्रोवाइड्स फॉर फिटनेस टेस्ट आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 20 ईयर्स इन केस ऑफ प्राइवेटली ओन्ड व्हीकल्स। प्राइवेटली ओन्ड व्हीकल्स के केस में 20 साल एंड 15 ईयर्स फॉर कमर्शियल व्हीकल्स, कमर्शियल व्हीकल्स के लिए 15 साल। एनी व्हीकल दैट फेल्स द फिटनेस टेस्ट, जो 15 साल या 20 साल में फिटनेस टेस्ट फेल कर जाएगा और डज नॉट मैनेज द रिन्यूअल ऑफ इट्स रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में बी डिक्लेयर्ड एज द एंड ऑफ लाइफ व्हीकल। तो कोई भी ऐसा व्हीकल जो फेल होगा फिटनेस टेस्ट या जो रिन्यूअल ना करा पाए अपने रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स का, उनको एंड ऑफ लाइफ व्हीकल डिक्लेयर कर दिया जाएगा, एंड ऑफ लाइफ व्हीकल डिक्लेयर कर दिया जाएगा, ठीक है ना। All government vehicles and those owned by the PSUs will be deregistered after the 15 years and the government will implement the policy in a phased manner. Government जो है वो phased manner में ये policy implement करेगा, ठीक है ना। तो this is another thing which is important. राज्यसभा पासेस द बिल टू रेज एफडीआई लिमिट इन इंश्योरेंस सेक्टर। नाउ राज्यसभा ने पास कर दिया है बिल, इंश्योरेंस अमेंडमेंट बिल 2021, और इससे क्या होगा, इट विल इंक्रीज द मैक्सिमम फॉरेन इन्वेस्टमेंट अलाउड इन इंश्योरेंस कंपनी फ्रॉम 49% टू 74%। काफी क्रिटिसिज्म इसका हुआ, लेकिन इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस कंपनी में जो एफडीआई है उसको 49% से बढ़ा करके 74% कर देगा। लोगों ने इसका अपोज किया है, उन्होंने ये कहा है कि भाई इंश्योरेंस कंपनीज सामान्य आदमियों का पैसा लेते हैं, गरीबों का पैसा भी लेते हैं, और ऐसे में आप इसमें फॉरेन इन्फ्लुएंस बढ़ाते जा रहे हो, तो दैट इज समथिंग दैट इज नॉट गुड। वो हो सकता है कि कल को ना गरीबों के लिए अच्छा हो ना देश के लिए अच्छा हो, ठीक है ना। तो that is the thing which was said in this article. I hope you got clarity regarding that. Raise CAA and S-400 deal with India. अब यहाँ पे यूएस सेनेटर जो है he is बॉब मेंडेज जो है, बॉब मेंडेज, ही इज कमिंग टू इंडिया, एंड यहाँ पे वो डिस्कस करेंगे दो चीजों में। एक तो ह्यूमन राइट्स वायलेशन CAA का मुद्दा उठाएंगे, और दूसरा S-400 ट्रायम्फ डिफेंस सिस्टम है जो कि हम रशिया से लेने वाले हैं, लेकिन काटसा यानी कि काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरी थ्रू सैंक्शंस एक्ट आप सबको पता होगा, जिसके थ्रू जो यूएसए है वो कहता है कि नहीं भैया आप तो नहीं कर सकते इस तरीके से, एंड डील अगर करना है आपको नॉर्थ कोरिया के साथ, रशिया के साथ या ईरान के साथ, तो आपके ऊपर सैंक्शंस लग जाएंगे। तो ये इन दोनों मैटर्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। सो दैट वाज इट फ्रॉम हियर। चिल्ड्रन फेस्ड अब्यूज इन जर्मन डायोसीज रिपोर्ट। अब एक रिपोर्ट आई है जिसमें जर्मन डायोसीज का मतलब सूबा होता है, ये एक्चुअली वहाँ पे कैथोलिक चर्च डायोसीज है, बेसिकली कैथोलिक चर्च डायोसीज है, जहाँ पर ये कहा जा रहा है कि काफ़ी ज़्यादा चिल्ड्रंस के साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है बिटवीन 1975 टू 2018। ये जर्मनी का केस है, याद रखिएगा। अगर आपसे कोई पूछे कि कैथोलिक चर्च में रोमन कैथोलिक चर्च
इंडिपेंडेंट उसके रिगार्डिंग किस कंट्री में इस तरीके से हुआ है, तो ये आपका जर्मनी में हुआ है. सो दिस इज द थिंग विच यू शुड रिमेंबर. So that is it for the day, friends. I hope you liked the video. Please do like, share, subscribe. Keep loving us, keep sharing us. Thank you and have a nice day.